औज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सप्लाई एंड डिमांड के जो बेसिक्स है, सप्लाई एंड डिमांड इस मार्केट की भी बुनियाद है। आप लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन के जो कोर्स का इंट्रोडक्शन वाला क्लास थे, उसमें भी समझा होगा कि जो फॉरेक्स की मार्केट है, वो सप्लाई एंड डिमांड के बेस पे काम करती है, सप्लाई एंड डिमांड के असूल पे काम करती है। और हमारी जो टेक्नीक है, जो हमारी स्ट्रेटेजी है, इस कोर्स की जो बैकबोन है, वो भी सप्लाई एंड डिमांड ही की है। अस्सला तो इस चीज़ को अभी हम सप्लाई एंड डिमांड के बेसिक्स इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और सप्लाई एंड डिमांड बड़ा जनरल बेसिक सा रूल है। हम अपनी आम मार्केट ज़िंदगी के अंदर अक्सर इसको इस्तेमाल करते हैं, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है और हम फॉरेक्स में भी इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और फॉरेक्स में ये कैसे काम कर रहा होता है, हम इसके हवाले से देखते हैं। हमारी आज की क्लास के जो की पॉइंट्स हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, व्हाट इज़ द सप्लाई डिमांड ज़ोन, हाउ टू फाइंड चार्ट के ऊपर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि सप्लाई और डिमांड ज़ोन क्या होगा, जो डिफरेंट टाइप्स के ज़ोन्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ को कैसे मेजर किया जाता है। तो व्हेन डिड द सप्लाई एंड डिमांड ब्रेक, ज़ोन ब्रेक, वो ब्रेक क्यों होता है, हाउ टू ट्रेड विद द सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन, सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन के साथ ट्रेड कैसे ली जाती है। तो चूंकि हमने जो ट्रेडिंग करनी है वो सप्लाई और डिमांड की बेस पे करनी है, तो इसलिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से समझें, इनके अंदर से जो क्वेश्चंस हों वो आप लें, क्वेश्चंस करें और इसको अच्छे से प्रिपेयर करें सप्लाई एंड डिमांड के मेथड को। तो ये हमारी जो है वो क्लास की जो हमारा कोर्स है उसकी बैकबोन है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं इन जनरल कि सप्लाई क्या है, सप्लाई एंड डिमांड का रूल क्या है। तो एक बहुत जनरल सी चीज़ है कि सपोज़ दैट मार्केट के अंदर 2 माल्टे हैं, मतलब सपोज़ दैट मार्केट में जो माल्टे हैं वो कम हैं और उनको जो खाने वाले अफ़राद हैं या खरीदने वाले अफ़राद हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है। तो क्या होगा कि मार्केट के जो बेचने वाले हैं वो अपनी कीमतें बढ़ा देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उसकी माँग इस वक़्त ज़्यादा है, ठीक है? तो ये हमारा डिमांड। और भी इस चीज़ों में देखें कि जिस तरह अब बकरा ईद वग़ैरह आ जाती है तो हमें पता है कि सबने जानवर वग़ैरह खरीदने हैं, तो क्या होता है कि रेट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर जाता है। तो जब डिमांड होती है तो क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज़ करती है और वहाँ से हम क्या करते हैं, जब हम बात का अंदाज़ा लगाते हैं, लाइट माइक ऑफ कर लेते हैं। तो जब डिमांड का लेवल बन रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से हम इस बात को जज करके ये चीज़ डिमांड है, तो हम उसको खरीदना शुरू कर देते हैं। तो डिमांड वो जगह होती है या डिमांड हम किस सूरत में कहते हैं कि जब जो है इनपुट जो है वो कम हो और लेने वाले, उसको खरीदने वाले जो हैं वो ज़्यादा हों, सेलर्स कम हों और बायर्स ज़्यादा हों, ऐसी सिचुएशन को हम डिमांड कहते हैं। और चार्ट के ऊपर वो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनाएगी जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इसी तरह अगर मार्केट के अंदर जो है माल्टों की जब हम एग्ज़ाम्पल ले रहे थे, तो वो माल्टे खरीदने वाले भी बराबर हैं और बेचने वाले भी बराबर हैं। तो क्या होगा कि मार्केट जो है वो दरमियान में रहेगी, प्राइसेज़ ना बहुत ज़्यादा हाई होंगी, ना बहुत ज़्यादा लो होंगी, दरमियानी सिचुएशन, बैलेंस ज़ोन रहेगा। तो ये जो दरमियानी ज़ोन है, ये एक्चुअली बैलेंस ज़ोन है, यहाँ पे ना खरीदार बहुत ज़्यादा हैं, ना बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं इस ज़ोन के अंदर। तो ये ज़ोन हमारा क्या कहलाता है कि रेंज कहलाता है, ठीक है? कि इसमें मार्केट बैलेंस के अंदर रहती है। अच्छा, जब मार्केट बैलेंस में होती है, रेंज में होती है, तो जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट की सिचुएशन को बनाते हैं, जो सप्लाई और डिमांड को क्रिएट करते हैं, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं। और उसके बाद तीसरी सिचुएशन जो है वो सप्लाई की आती है कि सपोज़ दैट कि अब सपोज़ सर्दियों का भी सीज़न शुरू होने वाला है, अभी माल्टे आएँगे, लोग नया-नया खाना शुरू होंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई निस्बतन कम होगी, शुरू में रेट थोड़ा-सा हाई होगा। फिर 2-3 महीनों बाद क्या होगा कि लोग माल्टे खाते रहेंगे मुसलसल तो थोड़ा-सा उगता आ जाएँगे और वो निस्बतन कम खरीदेंगे। लेकिन पीछे से खेप आ रही होगी और नई से नई खेप आ रही होगी, तो क्या होगा कि सप्लाई बढ़ जाएगी, माल्टे बेचने वाले ज़्यादा होंगे और उसको खरीदने वाले कम हो जाएँगे। और जब खरीदने वाले कम होंगे तो क्या होगा? बेचने वालों को रेट सस्ता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी सेल नहीं हो रही, उनकी सेल कम है तो उनको उस प्राइस पे लाना पड़ेगा जिस पे खरीदने वाले आराम से खरीद सकें, जिस पे आसानी से खरीद सकें। तो ये सप्लाई लेवल हो जाएगा कि यहाँ पे आके प्राइसेज़ ने उस तरफ जाना है जहाँ पे खरीदने वाले खरीदें। ये हमारा सप्लाई लेवल। इसी तरह जब हम ईद की भी बात कर रहे थे, तो ईद में भी अगर बकरे वगैरह, जानवर वगैरह अब ईद के बाद है, तो ईद के बाद तो महँगे नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सबने अभी खरीद के
जो है वो रखे हैं, तो उस टाइम जो प्राइसेज़ हाई रखेगा वो यकीनन हम उसे बेवकूफ़ ही कहेंगे कि ईद के 5 दिन बाद, 4 दिन बाद उसने अभी तक जो है वो प्राइसेज़ को हाई रखा हुआ है, जबकि खरीदार कोई नहीं है। तो ये एक सिंपल सा सप्लाई एंड डिमांड का रूल है जो हमारी दुनिया में लागू होता है, और भी आप इसकी जो भी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इसकी एग्ज़ाम्पल अपने-अपने कामों से और अपने-अपने बिज़नेसेस से आप जहाँ-जहाँ पे ज़िंदगी के प्रोफ़ेशन में हो, वहाँ आप इससे रिलेट कर सकते हैं, और आपको ऐसी बारहा एग्ज़ाम्पल मिलेंगी, जो हमारे सप्लाई एंड डिमांड को दुनिया के अंदर जनरल रूल के तौर पे अप्लाई हो रही हैं। अच्छा, हम अगर फॉरेक्स की बात करें, फॉरेक्स के अंदर सप्लाई एंड डिमांड क्या है और कैसे बनता है और कैसे क्रिएट करता है, कौन करता है? तो असल में सप्लाई एंड डिमांड चाहे रियल मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स की मार्केट हो, तो सप्लाई एंड डिमांड के जो बेसिस हैं, सप्लाई एंड डिमांड के जो लेवल्स हैं, वो लेवल्स जो हैं वो होलसेलर्स क्रिएट करते हैं। वो जो बड़े मार्केट के बड़े सप्लायर होते हैं, वो क्रिएट करते हैं। जो प्रोडक्शन बना रहे होते हैं, जो चीज़ों को बना रहे होते हैं, वो इसके जो है वो डिमांड और सप्लाई के लेवल क्रिएट करते हैं। चूँकि सप्लायर वही होते हैं, तो इस चीज़ को कंट्रोल भी वही करते हैं कि कब हमने सप्लाई देनी है और कब हमने प्राइसेज़ बढ़ानी है, हमने डिमांड को इंक्रीज़ करना है। और कैपिटलिज़्म के अंदर सरमायादाराना निज़ाम में तो इसकी बहुत ज़्यादा वो जो है वो मिसालें मिल जाएँगी आपको, अगर हम ढूँढने लगेंगे तो, कि सरमायादारान में कैसे जो है मार्केट वाले, ये जो मार्केट मेकर्स होते हैं, जो बड़े बिज़नेस टाइकून्स होते हैं, ये कैसे मार्केट के अंदर कब चीज़ों के ज़्यादा कर देते हैं और कब उनकी आमदो-रफ्त को कम करके प्राइसेज़ को बढ़ा देते हैं। तो वहाँ पे भी जो आम मार्केट है, वहाँ पे भी होलसेलर्स, और इसी तरह जो हमारे फॉरेक्स में है, यहाँ पे भी होलसेलर्स मीन्स जो बड़े-बड़े बैंक्स इन्वॉल्व हैं, जो आप लोगों ने शुरू में इंट्रोडक्शन समझा था, तो उसमें आपने जाना था कि फलाँ-फलाँ सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो इसके जो है वो मेन रीढ़ की हड्डी हैं, और उनके साथ कुछ कॉर्पोरेशंस हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी जो कॉर्पोरेशंस हैं और ये जो सारे बड़े-बड़े बैंक्स हैं, ये असल में मार्केट के सप्लाई और डिमांड के रूल को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को देख लीजिए। ये एक जनरल रूल जो है वो हमारा अप्लाई हो रहा होता है। यहाँ तक बात क्लियर है आप सबको कि सप्लाई एंड डिमांड होती क्या है और इसके अंदर जो है वो कौन इसको कर रहा होता है? जी, ये हैंड रेज़ हुए हैं, क्वेश्चन करें आप लोग। जी, जी, बताइए। आईफ़ोन और कौन है दूसरा? जी, मैं मसरा आपको मैंने होस्ट बना दिया है। काइंडली आगे पार्टिसिपेंट्स को एडमिट कर लें। जी, क्लियर है। तो सप्लाई एंड डिमांड है, सिंपल रूल है और बहुत बेसिक्स है। इसके इस कॉम्प्लेक्सिटी से हट के है, कोई इंडिकेटर्स नहीं चाहिए। फॉरेक्स में भी इवन चार्ट को समझने के लिए भी ये बहुत मज़े का और आसान सा जो है रूल है, और आप इससे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफ़िट हम गेन कर सकते हैं अगर इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। अज़ान, बेटा इधर आइए अपनी बाइक उधर पार्क करें। अब्दुल्ला, आप अपना अपनी माइक ऑन बाइक कर उधर लीजिए। इसके बाद हम अपनी अगली क्लास पे इसके मार्केट स्ट्रक्चर को समझने की तरफ चलते हैं। तो सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन्स क्या होते हैं? तो आसान लफ्ज़ों में चार्ट के अंदर जिस जगह से मार्केट अचानक से बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाती है, वो इसका डिमांड ज़ोन कहलाता है, और जिस जगह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आती है, वो इसका सप्लाई ज़ोन कहलाता है। तो ये वाली बात तो सीधी सी समझ आ गई होगी कि मतलब मार्केट अभी नीचे आई हुई है, तो मार्केट की प्राइस कम है, यहाँ पे कोई डिमांड होगी, डिमांड चूँकि प्राइसेज़ कम हो जाती हैं, प्राइसेज़ कम होती हैं तो डिमांड बढ़ने लगती है। और उस जगह पे बैंक्स क्या करते हैं, बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशंस क्या करती हैं, अपने बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस कर देती हैं इस जगह पे। तो उन ऑर्डर्स के प्लेस करने से जैसे ही वो मार्केट उन ऑर्डर्स को लेती है, वो डिमांड क्रिएट कर लेती है, तो उसकी प्राइसेज़ हाई हो जाती हैं और वो ऊपर की तरफ मूव करने शुरू कर देती है। इसी तरह जब उसकी प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो जब प्राइसेज़ हाई होंगी तब तो कोई नहीं खरीदेगा, कि ज़ाहिर बात है चीज़ महँगी हो गई है। तो जब चीज़ महँगी होगी तो हम खरीदेंगे नहीं, तो क्या होगा कि बेचने वाले उसकी प्राइस को कम करना शुरू कर देंगे, और तो वही उस चीज़ जगह को फिर उस लेवल को हम सप्लाई ज़ोन कहेंगे, और फिर वहाँ से क्या होगा कि प्राइसेज़ नीचे की तरफ मूव करेंगी। तो अगेन वो डिमांड ज़ोन पे आएँगी और फिर वो अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ, जहाँ पे भी बनेगा। तो ये एक सिंपल सा जो सप्लाई एंड डिमांड के हम ज़ोन्स कहते हैं इनको, सप्लाई का ज़ोन और डिमांड का ज़ोन, और इसको हम चार्ट के ऊपर ड्रा करते हैं, ड्रा करना सीखते हैं और समझते हैं कि यहाँ से ट्रेड जो है वो ले ली जाएगी। जी, हैंड रेज़ हुए हैं, वजाहत जी क्या कहना चाह रहे हैं आप?
सर मैं ये कह रहा था, ये सप्लाई एंड डिमांड जो जोन है इसका ताल्लुक बिल्कुल ऐसे ही है ना, जैसे हम प्रॉपर्टी मतलब इस मार्केट के अंदर देखते हैं, रियल एस्टेट मार्केट के अंदर के अगर कोई इन्वेस्टर अचानक एंटर होता है और वो 100-200 प्लॉट खरीद लेता है, और तो अचानक उसकी जो है ना मतलब लोग उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं और वो परचेज करना शुरू करते हैं, तो उसकी डिमांड क्रिएट होना शुरू हो जाती है, उसकी प्राइसेस हाई होना शुरू हो जाती है। फिर कुछ टाइम बिल्कुल बाद वही इन्वेस्टर उसके अंदर से पैसा निकाल लेता है, तो उसकी ऑटोमेटिक डिमांड कम होने लगती है और लोग भी इंटरेस्टेड नहीं होते खरीदने में, क्योंकि चूंकि खरीद चुके होते हैं, तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्राइसेस लो होना शुरू हो जाती हैं दोबारा। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छी मिसाल दी आपने कि रियल एस्टेट में अक्सर आप लोगों को प्रॉपर्टी और इस चीज़ों से वास्ता तो बढ़ता ही रहता होगा, या इन्फॉर्मेशन तो एटलीस्ट रखते ही होंगे कि कोई नए टाउन प्लानर जो है वो टाउन बनाता है, उसकी पब्लिसिटी करना शुरू करता है, वहाँ पे कुछ जो है जगह खरीद भी लेता है और उसकी अच्छी सी पब्लिसिटी करके दोस्त अहबाब में जो है, जो लोग नहीं जानते उधर बेच देता है। हमारे अपने ही करीबी जो है वो एक दोस्त है, उन्होंने इसी तरह जेलम के करीब दीना के पास जो है वो एक टाउन इसी तरह स्टार्ट किया, और उन्होंने उस वक़्त मेरा ख़्याल है 5 मरले की कीमत 50,000 या इससे भी कम थी। और अभी जब 100-200 प्लॉट सेल कर चुके हैं और वो मेरा ख़्याल है अभी उसकी कीमत 2.5 लाख रुपए के करीब पहुँच चुकी है। तो ये ऐसा ही है सप्लाई और डिमांड के इसी तरह का, और इसी तरह फिर जो सोसाइटीज़ है, इसी तरह मतलब उसके अंदर काफ़ी सारी हो जाती है, रश ज़्यादा हो जाता है, लोग बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है कि लोग फिर उससे नई सोसाइटीज़ की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, वहाँ से इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो इस तरह ये सम टाइम ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात तो बैरिया और इवन डीएच जैसी जगहों पे भी जो है वो मार्केट्स की प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा गिर गई थी बीच में दरमियान में ना, तो ये इसी तरह है जैसे आपने अभी बयान किया। तो अभी हम इसका यहाँ पे चार्ट के ऊपर मैंने जो बात की ये क्लियर है, आप लोग कह रहे थे, तो हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसको हम एक तो ये समझते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड के इस लेवल को ड्रा कैसे करना है। तो सप्लाई एंड डिमांड का जो पहला लेवल बन रहा होता है, तब हम उसके ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते, ना हमें उसका अंदाज़ा होता है। लेकिन यहाँ देखेंगे, यहाँ पे थोड़ी-सी मार्केट ने नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग हुई और फिर यहाँ से इसने इंतहाई तेज़ी से अपने आप को मूव किया ऊपर की तरफ। तो इस जगह को हम कहेंगे ये इसका डिमांड ज़ोन था। ये डिमांड ज़ोन था। फिर जब वापस आएगी मार्केट नीचे इस डिमांड ज़ोन पे, तो यहाँ पे इनकी कैंडल की क्लोजिंग थी, उससे ऊपर जगह पे हम एंट्री पॉइंट रखेंगे। यहाँ इस जगह पे हम अपना एंट्री पॉइंट रखेंगे। यहाँ पे इन्होंने डोजी बनाया और डोजी बनाने के साथ ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगली कैंडल है। तो ये जो कैंडल क्लोजिंग है, इस कैंडल से ऊपर हम अपनी लिमिट को रखेंगे या अपनी ट्रेड को लेंगे। और इस जो विक है, ये जो विक बन रही है, इस विक से या इस कैंडल से नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और इसकी ऊपर वाली जगह पे, इस फीब के लेवल पे, ये आप आगे पढ़ेंगे कि टीपी हम अपना रखेंगे। हम इस जगह पे अपना ये जो पिछला मार्केट का लेवल है, इस जगह पे हम अपना टीपी रखेंगे। ठीक है? तो यहाँ भी ऊपर वाली साइड पे चार्ट नहीं बना, लेकिन अगर यहाँ पे भी मैं बनाऊँ, तो ये एक सप्लाई का लेवल भी बन रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ड्राम में, तो ये इसका सप्लाई का लेवल भी बन, ठीक है? तो ये भी शायद में भी ये पीछे कोई सप्लाई का लेवल हो और इस जगह से आप उसको एंट्री ले रहे हो कि यहाँ से ये चीज़ है और यहाँ से मार्केट अचानक से नीचे की तरफ मूव हुई। तो ये बात समझ क्लियर आ गई है बिल्कुल। ये थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ से मार्केट ने थोड़ा-सा नीचे खुद को स्ट्रॉन्ग किया और फिर उसके बाद यहाँ पे आके अचानक से मूव हुई ऊपर की तरफ। तो हमें ये समझ लग गया कि ये डिमांड ज़ोन है। और दूसरा, हमने एंट्री किस जगह से लेनी, कि जिस जगह ये बॉडी क्लोज़ हुई है, जिस जगह इन वाली कैंडल्स की बॉडी क्लोज़ हुई है, इन वाली कैंडल्स की, तो उससे ऊपर इस जगह पे हम अपनी लिमिट रखेंगे, इस जगह पे हम अपनी ट्रेड को लेंगे, या इस जगह जब मार्केट आएगी तो हम दोबारा बाय करेंगे। ठीक है? और ये हमारा एसएल होगा और इस जगह ये इस लेवल पे हम कहेंगे कि हम अपना टीपी रखेंगे, टेक प्रॉफिट। ठीक है? ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और ये टेक प्रॉफिट। तो आपको हजम से भी नज़र आ रहा होगा कि हमारा एसएल आधा है और हमारा टेक प्रॉफिट उससे डबल है। लेकिन ये सप्लाई एंड डिमांड के जो ज़ोन्स होते हैं, अगर ये हमने सही ड्रा किए हो तो ये बड़े मजबूत ज़ोन होते हैं। तो 2-3 दफ़ा ये टच होते हैं और आसानी से ब्रेक नहीं होते, तो सप्लाई एंड डिमांड पे ट्रेड बहुत ज़्यादा सेफ होती है, बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होती है। ये बात क्लियर है? ये जो एंट्री की बात अभी मैंने आपको बताई है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? ये टीपी का बता दें, टेक प्रॉफिट का कैसे उसको मैन करेंगे, हाँ, डिटरमाइन कैसे करेंगे? मतलब यहाँ से हमने ट्रेड ली थी और ये जो मार्केट ने पिछले अपनी वीक बना के यहाँ पे बेस इसको बना के ये जब नीचे आई थी, तो इस जगह पे ये हमारा टीपी होगा। ठीक है? ये हम इंट्राडे ट्रेड्स की बात कर रहे हैं।
तो ये चीज जो ये पिछली वीक है, ये वाली वीक या ये वाली कैंडल्स है, इससे नीचे हम अपना स्टॉप लॉस इस जगह पे रखेंगे, इस जगह पे ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, इस वीक से नीचे। ये मार्केट थोड़ा बहुत में भी वोलेटाइल होने की वजह से सम टाइम नीचे की तरफ आ सकती है, तो हम इस वाली वीक से इस जगह से नीचे अपना रखेंगे और यहाँ से ट्रेड लेंगे और इस वाली जगह के आसपास हम अपना टीपी रखेंगे। इसमें ये मुमकिन है कि मार्केट ऊपर भी चला जाए, लेकिन सेफ इंट्राडे ट्रेड्स में यही होता है कि हम इस जगह से नीचे अपना टीपी रख लेंगे। जी लाइव चार्ट पे जाएंगे, थ्योरी पहले समझ लें, लाइव चार्ट पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। लाइव चार्ट पे भी आप लोगों के लिए एग्जांपल्स रेडी हैं, लाइव चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलें, इस चीज को समझ लिया आपने, तो आगे की अच्छा, इसमें जी जी एक चीज कि आपकी आवाज कट रही है। हेलो, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा जी, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? तो हम पिछली जी हैंड रेज्ड हुए हैं। आयशा, आप क्या कहना चाह रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन है, जब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आकर जब वो दोबारा से उसके डिमांड ज़ोन के करीब आएगी मार्केट और हम वहाँ पर बाय करेंगे, यानी कि हम वहाँ पर, है ना? जी, ये जी। आपका मतलब था ना? जी ऐसे ही। और जब आपने कहा कि उससे ऊपर जब जाएगी, तो आपने जब कहा कि वहाँ पे टेक प्रॉफिट लेंगे, तो उसका क्या मतलब है? यानी कि वहाँ पर हम सेल करेंगे? नहीं, वहाँ पे हम क्लोज कर देंगे इतने प्रॉफिट में। यहाँ से जब हमने प्रॉफिट आना शुरू किया, तो जब इस प्रॉफिट पे आ जाएगी, तो यहाँ पे हम अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ठीक अच्छा, है? यहाँ पर हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे। और जब आपने नीचे जो बताया एसएल जो लिखा था, उसको भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें? ये एसएल का मतलब ये है कि सपोज दैट हमने यहाँ से ट्रेड लिया है, तो मैक्सिमम हम रिस्क लेंगे वो इतना लेंगे कि ट्रेड मैक्सिमम इतने लॉस में आए तो क्लोज हो जाए। यहाँ तक आने का मतलब ये है, इस जगह से आगे जाने का मतलब ये है कि अब मार्केट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया है। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, कोई न्यूज हो सकती है, व्हाटएवर द रीजन, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि मार्केट ने अपनी जो है वो चेंज कर लिया। स्मार्ट मनी ने अपने दिमाग में कुछ और प्लान कर लिया है, उसने मार्केट की डायरेक्शन ही को चेंज कर दिया, उसने इस जोन को ब्रेक कर दिया। ये इसका मतलब है। तो हम इस पे मैक्सिमम रिस्क इतना यहाँ तक लेंगे। जी, यानी कि हम यहाँ तक रिस्क लेंगे, अगर वो इससे नीचे जा रहा होगा, तो हम इससे पहले-पहले जो है इसको सेल कर देंगे। इसको काट देंगे, लॉस में काट देंगे। अच्छा, हाँ, ये अच्छा। स्टॉप लॉस होता है, फंक्शन होता है। ये इंशाल्लाह चार्ट को आप सीखेंगे, तो उसमें ये होता है कि हम ट्रेड का जो है वो स्टॉप लॉस फिक्स कर देते हैं। ठीक है? ये ऑप्शन होता है ट्रेड के अच्छा। साथ, टेक प्रॉफिट का भी और स्टॉप लॉस की भी, कि मैक्सिमम इतना प्रॉफिट आ रहा हो तो हमारी ट्रेड क्लोज हो जाए इतने प्रॉफिट में, और इसी तरह इतने लॉस में जा रही हो तो वहाँ पे ट्रेड क्लोज हो जाए। जी, सलीमुल्लाह, थैंक यू। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंट्राडे में जो कैंडल फ्रेम है वो कितने 1 घंटे वाला या आधे घंटे वाला इस्तेमाल किया जा सकता है? अच्छा, क्योंकि 4 आवर वाला तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। हाँ, आवर वाला ज़्यादा होता है इसमें सप्लाई एंड डिमांड में। लेकिन आवर के अंदर अगर कोई सप्लाई डिमांड लेवल या सप्लाई लेवल बन रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। इसी तरह मतलब आवर या जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उसका अगर सप्लाई एंड डिमांड लेवल बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये नॉर्मली सप्लाई एंड डिमांड लेवल चूँकि ये छोटी-सी आप देख रहे हैं कैंडल है, इस तरफ ये जो चीज़ बना रही है, तो ये हम देखेंगे सम टाइम आपको सिर्फ 5 मिनट में या 15 मिनट के अंदर भी अपना वो जो है वो सप्लाई या डिमांड ज़ोन पता लग रहा होता है। ये चीज़ हम चार्ट पे स्टडी कर लेंगे, हम आगे इसको देख लेंगे। जी, और ये किसी ने कहा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और डिमांड और सप्लाई जोन सेम ही है, तो ऐसी बात नहीं है भाई। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और डिमांड और सप्लाई जोन सेम नहीं है। सप्लाई या डिमांड जोन वो होता है जहां बहुत तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ मूव, मतलब डिमांड जोन है तो वहां से मार्केट तेजी की तरफ ऊपर जाएगी, और सप्लाई जोन है तो वहां से तेजी की तरफ नीचे आएगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट को मूव करने से रोक रहे होते हैं। सपोर्ट वो है जो नीचे जाने से रोकती है, और रेजिस्टेंस वो है जो ऊपर जाने से रोकती है, और ये नॉर्मली 2-3 दफा के बाद आराम से ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड लेवल का ऐसा है, लेकिन ये मार्केट जब सप्लाई एंड डिमांड लेवल पे होती है, तो इसका मतलब उसने उस तरफ बहुत ज़्यादा मूव देनी है। मतलब ये अब डिमांड लेवल पे है, तो इसका मतलब इसने यहाँ से मूव देनी है अच्छी खासी, और इसी तरह यहाँ से अगर सप्लाई लेवल पे है, तो इसने यहाँ से मूव देनी है अच्छी खासी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर, जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर आप कोई लेवल इस तरह कंसिडर नहीं कर सकते कि इस सपोर्ट से ये कितने पिप्स ऊपर की तरफ या इस रेजिस्टेंस से कितने पिप नीचे की तरफ मूव होगी, रिजेक्ट होगी। ये मसला है, दोनों में फ़र्क है। फ़र्क नहीं है, ठीक-ठाक फ़र्क है। आप लोगों की जब पीछे असाइनमेंट्स आ रही थी, तब भी हम इसको थोड़ा-सा डिस्कस कर रहे थे कि आप लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में सम टाइम जो है वो सप्लाई एंड डिमांड कर्व, जैसे मैं यहीं पे एग्जांपल दे देता हूँ। अब ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट इसकी रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये पॉइंट इसकी रेजिस्टेंस है, लेकिन इनको सप्लाई और डिमांड के लेवल नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे अब मार्केट ये है ना, थोड़ी सी ये रेजिस्टेंस ले रही है, ये कोई सप्लाई का लेवल नहीं है। ठीक है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है, कोई सप्लाई का लेवल नहीं है। यहाँ से आप ये नहीं मेजर कर सकते कि यहाँ से आपने बाय करना है या सेल करना है बहुत ज्यादा। ठीक है, वो रिस्की ज्यादा होगा कि यहाँ से किस तरफ मूव करे। सप्लाई एंड डिमांड का लेवल अगर है तो मार्केट ने ठीक ठाक मूव किया है, सप्लाई लेवल है तो मार्केट ठीक ठाक तेजी से नीचे की तरफ आ रही है। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो ये दोनों में आप डिफरेंस करें, ये दोनों सेम नहीं है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड। इसको हम मजीद इंशाल्लाह चार्ट पे करते हैं तो आप लोग मजीद समझते जाएंगे इंशाल्लाह। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि इसके अंदर ये जो आपने चार्ट अभी दिखा रहे हैं, अगर हम इसको 1 आवर का चार्ट कंसिडर करें तो इसके ऊपर जितनी कैंडल्स बनी हुई हैं इस वक्त, तो ये कोई एक दिन का ग्राफ तो नहीं है? कंसीडर करें और ये करें वो हम देखते हैं, हम चार्ट्स के ऊपर इन सारी चीज़ों को देखते हैं। और दूसरी बात ये जो भी आपने बात की है ना, ये बात ठीक नहीं है। जो हमने फॉरेक्स में शुरू में बात की थी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक चीज़ जो है वो पेशेंस है। पेशेंस यही है कि जब आपको राइट टाइम मिलेगा ट्रेड का, आप उस वक्त ट्रेड करेंगे। ठीक है, नहीं, वो आपकी बात ठीक है, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिर ये एक दिन के अंदर तो ये नॉलेज हम नहीं ले सकते ना, मतलब क्योंकि एक कैंडल इसके अंदर 1 घंटे में बन रही है, तो इसके अंदर तकरीबन 24 से ज्यादा कैंडल्स हैं, तो ये 2 दिन की तकरीबन स्ट्रेटेजी होगी जिसको हम समझेंगे, उसके बाद हम कोई ट्रेड लेंगे। हाँ, लेकिन अगर वो 1 घंटे वाली कैंडल है तो वो जो सपोर्ट और डिमांड का लेवल होगा, सप्लाई और डिमांड का, तो वो लेवल भी बहुत स्ट्रांग होगा। मतलब सही। ये अगर सप्लाई एंड डिमांड 1 घंटे के अंदर वो कैंडल बना रही है और उसके मुताबिक मूव कर रही है उतना ही, तब हम उसको सप्लाई एंड डिमांड का लेवल कंसीडर करेंगे कि उसने उस लेवल पे मूव किया है। ये मैं इंशाल्लाह चलते हैं आगे तो आपको दिखाता हूँ कि बड़ी डिमांड लेवल क्या होगा, बड़ा सप्लाई लेवल क्या होगा, छोटे डिमांड लेवल, छोटा सप्लाई लेवल, और उसके हिसाब से वो छोटा सप्लाई और डिमांड लेवल होगा तो इजीली ब्रेक भी हो जाएगा, बड़ा डिमांड और सप्लाई लेवल होगा तो वो इजीली ब्रेक भी नहीं होगा। ये हम थोड़ा सा इंशाल्लाह आज थोड़ा सा चार्ट्स को पढ़ लेंगे, इशू नहीं है। अच्छा जी, आइडेंटिफाई में हम आए थे, तो आइडेंटिफाई में अब ये लेवल है, ये थोड़ी सी इसने यहाँ पे रेंज सी बनाई और उसके बाद मार्केट ने दोबारा ऊपर की तरफ तेजी से मूव किया। अच्छा, सप्लाई और डिमांड लेवल में एक चीज समझें कि सम टाइम होता है वो 2-3 कैंडल से भी ऊपर की तरफ जा सकती है, सम टाइम हो सकता है वो सिर्फ एक विक बना के भी आ जाए, और सम टाइम होता है कि वो थोड़ी सी यूं रेंज बनाए और उसके बाद वहां पे कोई डिमांड या सप्लाई का लेवल क्रिएट करे। तीनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, इसलिए हम पहली दफा में जज नहीं कर सकते कि ये कोई सप्लाई डिमांड का लेवल बन रहा है या नहीं बन रहा। हाँ, जब ये एक दफा सप्लाई और डिमांड का लेवल, ये डिमांड का लेवल अब बन गया क्योंकि मार्केट ने यहाँ से तेजी से ऊपर की तरफ मूव किया और यहाँ पे आई, और फिर इस जगह से देख रहे हैं कि मार्केट ये जगह बहुत ज्यादा प्राइसेस हाई हो गई थी, तो यहाँ से कोई सप्लाई का लेवल बना और वो तेजी से नीचे की जानिब आई। तो अब वो जो हमने पहले बात की थी कि ये जो जोन बन रहा था, इस जोन से ऊपर हम अपने ट्रेड का एंट्री पॉइंट रखेंगे इस जगह पे। समझे, ये हमारा जोन बन रहा था कि यहाँ से मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ मूव हुई है और ये हमारा, हमने समझ लिया कि ये हमारा डिमांड जोन बन गया। तो क्या होगा कि मार्केट जब नीचे आएगी तो हम इस जगह पे, इस जगह के पैरेलल यहाँ पे अपने ट्रेड को लेंगे और यहाँ से नीचे इसका हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ये इतना सा स्टॉप लॉस बनेगा आपका, बहुत छोटा सा, और ये बहुत तेजी से नीचे आई थी, तो मिनिमम आप इसका हाफ भी अगर कंसीडर करें या इवन ये पॉइंट भी कंसीडर करें तो ये आपका आराम से टीपी हिट होता है। अब आप देखें स्टॉप लॉस कितना सा था और टेक प्रॉफिट कितना है, मतलब अगर हमें प्रॉफिट होगा तो कितना होगा और लॉस होगा तो मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है, तो सप्लाई एंड डिमांड का ये फायदा है। सप्लाई एंड डिमांड के रूल के अंदर ये होता है कि आपका जो प्रॉफिट होता है उसके बहुत ज्यादा रेशो होती है और आपके लॉस की रेशो कम होती है। तो उम्मीद है आप इसके थोड़ा सा डिफरेंस को भी समझे होंगे, जो रेजिस्टेंस का लेवल है, और सप्लाई एंड डिमांड की भी चीज को समझे होंगे कि ये जो जगह थी ये हमारा डिमांड जोन बना क्योंकि मार्केट तेजी से ऊपर गई है। अब मार्केट जब नीचे आई है, और नीचे क्यों आएगी उसकी 2-3 वजूहात हैं, वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे आई है तो इस जगह पे ये याद रखिएगा, इस जगह से आप लोगों ने नीचे वाली जगह का वेट नहीं करते रहना, मे भी वहां आए वहां ना आए, इस जगह पे आपने अपनी ट्रेड रखनी है, यहाँ से ट्रेड में एंटर होना है। और यहाँ से जब हम ट्रेड में एंटर होंगे तो इस जगह पे जो पिछला लेवल स्ट्रॉन्ग बन रहा होगा नीचे आने का, हम उसके बराबर पे अपनी टीपी रखेंगे। और सेफ ये है कि हम यहाँ पे भी रख दें, ऊपर रखना चाह रहे हैं भी रख दें, लेकिन आप देख रहे हैं कि श्योरली मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव की है, और इसके मुकाबले में जो हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे वो इस जगह पे रखेंगे। तो ये कितने सा एरिया है और ये कितना बड़ा एरिया है। तो ये सप्लाई और डिमांड का आइडेंटिफिकेशन है कि कैसे हमने इस जोन को देखना है और इस जोन के अंदर से ट्रेड में एंट्री लेनी है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ट्रेड वापस क्यों आती है और ये इस जगह से क्यों ट्रेड लेनी है और ये वो सारी चीजें।
अच्छा जी, अगली जो हमारी चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पे ये डिमांड ज़ोन बन गया। अच्छा, डिमांड ज़ोन बना, कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया कि इस जगह पे हमने इतने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, उन्होंने वो ऑर्डर प्लेस किए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 1500 सेलर्स हैं, 2500 बायर्स हैं और 1500 ऑर्डर्स फाइल्ड हुए हैं, ठीक है? 1500 ऑर्डर इस जगह मार्केट ने लिए, 1000 अभी बायर्स रह गए यहाँ पे, ठीक है? 2500 में से 1500 ने बायर्स ने यहाँ पे मार्केट ने लिया। अब 1500 ने ले लिया तो क्या हुआ, मार्केट एक दफ़ा डिमांड पकड़ के ऊपर चली गई। लेकिन वो जो पीछे 1000 ट्रेडर्स थे, 1000 बायर्स थे, उनकी अभी ट्रेड्स रहती थी। उनकी ट्रेड्स को पिक करने के लिए अगेन मार्केट नीचे आएगी और मैंने जो आपको बताया था कि ये वाला जो लेवल बना रही होगी, उसके ऊपर से हमने ट्रेड को लेना है और वहाँ पे हमारा एंट्री होगा, इसके नीचे हमारा एसएल होगा और यहाँ से हम जो है वो अपनी ट्रेड को लेंगे। तो ये बायर्स जो रह जाते हैं, जो बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशंस ने, ये इसमें याद रखिएगा कि ये हम जैसे ट्रेडर्स नहीं इन्वॉल्व। हमने सिर्फ उन बड़े ट्रेडर्स को, उन बैंक्स को, उन कॉर्पोरेशंस को फॉलो करना होता है, उनके फुटस्टेप्स पे चलना होता है। हमने उनके पीछे-पीछे उनकी पैरवी करनी होती है इस मामले में कि जिस तरफ वो जा रहे हैं, हमने उस तरफ जाना है। वो खरीद रहे हैं तो हमने खरीदना है, वो बेच रहे हैं तो हमने बेचना है। और यही चीज़ जज करना, इसी चीज़ का नाम इसका इल्म है कि वो अब क्या चाह रहे हैं। तो जब वो ये डिमांड ज़ोन बना और यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो 1500 ऑर्डर्स तो फाइल हो चुके थे, 1500 लोगों ने तो यहाँ से खरीद लिया था। लेकिन जब प्राइस बढ़ी तो 1000 बायर्स रह गए थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले प्राइस को नीचे लाया ताकि वो अपने ऑर्डर्स को ले। इसके लिए मार्केट नीचे आती है, तो जब नीचे आती है तो हम चूँकि इस चीज़ को समझ चुके होते हैं कि ये डिमांड ज़ोन है, हम क्या करते हैं, हम इस जगह पे ट्रेड ले लेते हैं। ये इसकी असल में साइंस है सप्लाई और डिमांड ज़ोन की, अगर वो है। इसी तरह अब ये वाला लेवल क्या था, ये सप्लाई ज़ोन का लेवल बना। ये सप्लाई ज़ोन के यहाँ से मार्केट गिर रही थी। वो मार्केट गिरी और यहाँ पे क्या है कि 2500 सेलर हैं, 1000 बायर हैं, 1000 ऑर्डर फाइल हुए हैं, तो 1500 सेलर अभी रहते हैं। वो 1500 सेलर जो रहते हैं, उनके ऑर्डर्स को पिक करने के लिए यहाँ से फिर वापस मार्केट ने इधर आया। जब उन्होंने सेलर ने ले लिए अपने ऑर्डर, तो हमें भी चूँकि अंदाज़ा हो गया था इस जगह की वजह से कि मार्केट ने ये इस अपना सप्लाई ज़ोन बनाया, तो हमने इस जगह पे अपने ऑर्डर रख दिए और यहाँ से उन्होंने भी अपने ऑर्डर्स लिया और हमने भी उनके फुटस्टेप की पैरवी करते हुए हमने यहाँ से अपने सेल के ऑर्डर दिए, सेल किया यहाँ से। इसी तरह जब ये जगह थी, मार्केट ने ऑर्डर्स लेने वापस आना था और उन्होंने यहाँ से दोबारा ऑर्डर लिए, तो हमने भी यहीं से ट्रेड ली इस जगह से। तो हमारी यहाँ तक की स्लाइड आगे हम इसको चार्ट पे देखेंगे। तो मेन हमारा इसमें काम हो चुका है। तो इसमें कोई चीज़ मज़ीद आप लोग अभी पूछना चाहें तो पूछ लें, नहीं तो हम अपने चार्ट की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पे इसके सप्लाई और डिमांड के ज़ोन्स को समझते हैं और इंशाल्लाह जो है वो टाइम फ्रेम के भी जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसके मुताबिक भी हम देख लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम की जो वो सप्लाई और डिमांड लेवल है। तो चलें आगे? चलें। तो काफ़ी सारे हाथ खड़े हैं। जी, सलीमुल्लाह बताएँ? नहीं सर, वो पहले वाला ही था, जो पहले क्वेश्चन किया उसके बाद वो अभी तक हैंड रेज़ ही है। हाँ, फिर तो थक गया होगा, नीचे कर लें। रुको 1 मिनट, मैं देखता हूँ कैसे करना है। अशरफ, आपने भी पुराना ही खड़ा किया हुआ है, भूल गए हैं? या पूछना हाँ, ये उसी वक़्त का है, मैंने नीचे कर, मेहरबानी। चल ठीक है। हम चार्ट को देखते हैं जी। तो ये हमारे पास गोल्ड का ताज़ा तरीन जो है वो चार्ट बना हुआ है। तो इस जगह हम देख रहे हैं कि हमारे सप्लाई और डिमांड के छोटे और बड़े लेवल्स जो हैं, कुछ जो हैं वो बने हुए हैं और ये 1 आवर में है। तो इसको हम छोटे करके भी देखेंगे और जानेंगे कि कैसे इसने जो है वो इसको बनाया है। अच्छा, यहाँ पे तो मार्केट क्लियरली आपको पता है कि बहुत तेज़ी से बिल्कुल विक बना के 1 आवर में, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं 5 मिनट्स में। तो ये देखें 5 मिनट के अंदर मार्केट ने इतना सा नीचे मूव किया। मैं अपने एनोटेट खोल लेता हूँ। मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाई और उसके बाद तेज़ी से मूव की ऊपर की तरफ। ये जो तेज़ी से की, इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि ये डिमांड लेवल है, ठीक है? और आपने क्या किया कि जब मार्केट आई इस जगह पे दोबारा, हम 1 आवर की खोल लेते हैं, टाइम वो बहुत पीछे है। ठीक है, तो ये वो जगह थी।
ये वाली। तो जब वो मार्केट दोबारा आई इस जगह, तो यहाँ से हमने ये जगह, ये देख रहे हैं, ये इसके जोन के ऊपर से यहाँ से बाय बन रहा था, ठीक है। तो ऑर्डर्स लेने वो वापस आई। इसी तरह ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि ये अब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर इसका सप्लाई जोन बन रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। इसी तरह ये 1 आवर की कैंडल में इसका डिमांड जोन बन रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। और उसकी बेस पे जब मार्केट मूव हुई, तो ये देखें कि ये यहाँ पे इसकी प्राइस क्या है, 1765 60 के आसपास है, 1760 से मूव की और कहाँ तक गई, ऑलमोस्ट 1790 तक। तो इसने तकरीबन 2 घंटे के अंदर 300 पिप्स की मूव दी, ठीक है। ये जो आप लोग कह रहे थे ना कि घंटे की कैंडल में अगर वो टाइम फ्रेम बन रहा होगा तो बहुत ज्यादा वेट होगा और ये वो सारा, और इंट्राडे में तो मुश्किल है, लेकिन अगर आपने जोन जज कर लिया है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो डिमांड जोन है। तो उसके बाद जब वापस भी आई, तो हमने क्या किया कि यहाँ से जो ट्रेड ली उसका हम टीपी अगर यहाँ भी रखते हैं, ठीक है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं, तो ये हमारा टीपी इसके मुताबिक आराम से हिट हुआ है इस जगह पे, ठीक है। और ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल बन गया था। और उसके बाद इसी तरह ये सप्लाई लेवल का भी देखें कि सप्लाई लेवल भी 1 आवर में बन रहा है। तो इसने भी, मार्केट ने मूव कहाँ से दी, 1800 से कहाँ तक दी उसने, 1765, ठीक है, एक ही उसके अंदर रो में, और मजीद नीचे वो कहाँ तक आई, 1760 तक आई। तो ये तकरीबन 400 पिप्स की मूव है, 400 पिप्स की मूव बन रही है ये, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मूव होती है, इतनी मार्केट जो है वो डेली में देख रहे हैं आप कम मूव करती है, 300 400। तो अगर घंटे का टाइम फ्रेम बन रहा हो तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अच्छा जी, हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम्स की बात कर लेते हैं। मैं जरा छोटे टाइम फ्रेम्स में जाता हूँ। यहाँ पे हमने कुछ लेवल अभी नहीं भी ड्रा किए हुए जो पुराने हो गए थे, तो मैंने उसको खत्म कर दिया था। अब ये देखें, ये छोटे टाइम फ्रेम का जो है वो सप्लाई जोन है। हमने कहा कि ये जो जगह है, यहाँ से मार्केट अचानक से गिरी थी, तो हमने एक सप्लाई जोन इस जगह बनाया। ये देख लें, मैं पिछले मूव कर देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये तो ये हमारा एक सप्लाई जोन बन रहा था, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये तो हमने इस जगह से अपनी ट्रेड लेनी थी, ठीक है। और उसके बाद ये भी एक हमारा सप्लाई जोन बन रहा था, ये छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट उसके बाद यहाँ पे आई तो फिर दोबारा नीचे गई, ठीक है। ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है इसके सप्लाई लेवल्स हैं, सही। उसके बाद ये बड़े टाइम में सप्लाई लेवल है। तो अभी जो हमारी फोरकास्ट आज की अगर आप देखते, तो ये उसके अंदर ये भी एक जो छोटा सा जो है सप्लाई लेवल ये जो क्रिएट हुआ था, तो यहाँ से उन्होंने कहा था सरबदर ने कि यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी, और ये हमारा डिमांड जोन बना हुआ था। ये चेक करें आप कि 15 मिनट के अंदर ये हमारा डिमांड जोन बना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई है। तो उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ से फिर दोबारा ये ऊपर की तरफ गई, उन्होंने कहा कि अगर इस जगह पे आई तो ये दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ गई और इस जगह पे हम अपना टीपी रख सकते थे आराम से। तो ये उन्होंने आज की फोरकास्ट भी की हुई थी सरबदर की, जो हमारे चैनल और फेसबुक पे मौजूद है, तो आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर हुई थी वो, ठीक है। तो ये हमारा, अच्छा अब अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में जाएं, इससे ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में जाएं, तो ये नीचे एक लेवल मैंने ड्रा किया हुआ, ये 1722 का, इस जगह पे देखें, ये एक स्ट्रॉन्ग जो है वो यहाँ से डिमांड लेवल क्रिएट हुआ है, और यहाँ से पहले ये एक दफा क्रिएट हुआ था। आप देख रहे हैं मैंने इसको बहुत पीछे से लगाया है क्योंकि ये डे के लेवल के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल था। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ से डिमांड लेवल था और मार्केट यहाँ से ये ऊपर गई थी इस जगह से बहुत तेजी के साथ, और ठीक ठाक ऊपर गई तकरीबन 1820 तक ओवर, ठीक है। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है और इसने अचानक से 4 आवर मतलब बहुत बड़ी कैंडल है, ठीक है, 4 घंटे की कैंडल्स हैं ये, इसको हल्का फुल्का ना लेंगे, ठीक ठाक मूवमेंट है इसकी। ये तकरीबन 1820 1200 पिप 1000 पिप्स की मूवमेंट है ये टोटल, ठीक है। तो ये जगह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, अब टाइम फ्रेम बड़ा हुआ है तो ये यहाँ से अगर इसने जो डिमांड और सप्लाई जोन बनाया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इससे नीचे एक 1680 है, ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ये डिमांड और सप्लाई जोन ये फिर सेट हो जाते हैं जो बड़े टाइम फ्रेम्स के। तो जब दोबारा आई 1720 पे मार्केट, ठीक है, दोबारा उस जगह आई, तो इस जगह पे हमने ऑर्डर प्लेस किए, यहाँ नीचे हमें अपना टीपी रखना था, स्टॉप लॉस रखना था,
और हमने क्या करना था कि ऊपर हम इसका अगर रख देते किसी भी जगह, हम इस जगह पे आराम से रखते अपना टीपी, उससे नीचे यहाँ पे भी इस जगह पे भी रख सकते थे। मार्केट कुछ इंस्टीट्यूशनल भी मूव हुई है, लेकिन ये अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल की वजह से। अब 4 आवर की कैंडल है तो इसने मिनिमम जो कम से कम जो है वो 500 पिप्स की मूव दी है। 20 से लेके 1720 से लेके ये कहाँ तक मूव हुई है, 1762 तक, और उसके बाद मजीद ऊपर की तरफ जो है अभी 1790 पे है, अगेन उतना ही मूव हुई। और इसी तरह यहाँ से देखेंगे, यहाँ से जब मार्केट ऊपर की तरफ गई थी तो ये कहाँ तक गई, 1830 की तरफ। तो ये जिस तरह जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा। सर ये क्या दोबारा 1730 पे आएगी? जी, दोबारा 1830 तक आएगी या नहीं, तो इसमें और भी सारे फैक्टर्स कुछ इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ओवरऑल असल में देख रहे हैं अब ये ट्रेंड लाइन, ओवरऑल जो मजमूई ट्रेंड है वो मार्केट का डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये अगर ऊपर गई अब इस जगह से, तो आइडिया यही है कि ये फिर ज्यादा ऊपर जाएगी, क्योंकि उसमें ट्रेंड लाइन की ब्रेकेज भी इन्वॉल्व होगी, मतलब बड़ी की ट्रेंड लाइन है, इवन वीक्स की मेरा ख्याल है ट्रेंड लाइन है ये। तो ये ब्रेक होगी तो ये ज्यादा ऊपर तक जाएगी, गालबन इस लेवल तक। तो ये खैर मजीद इसको आप चार्ट को एनालाइज वगैरह करते रहेंगे तो ये चीजें समझ आएंगी। लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि जब एक दफा एक डिमांड जोन टच हो जाता है, उसको दोबारा टच होता है, तो वो निस्बतन थोड़ा सा वीक हो जाता है। फिर दोबारा एक दफा टच हुआ तो वो और वीक हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह वो अपनी पहले से कम मूवमेंट देता है उस जगह से। यहाँ पे जो मैं छोटे डिमांड और सप्लाई जोन बता रहा था, उसका क्या मामला हुआ कि यहाँ से जो सप्लाई, मैं छोटे टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ, कि यहाँ से जो हमने सप्लाई रखा था, यहाँ से जो हमने ट्रेड बनाई थी, हम ट्रेंड लाइन भी देख रहे थे, ये भी देख रहे थे, और मजीद जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो भी चेक कर रहे थे। तो यहाँ से मार्केट मूव हुई, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम है, तो एक दफा हुई मार्केट टच, ये टच किया उसने, दोबारा ऑर्डर्स लेने वापस गई, फिर टच किया और फिर वापस नीचे आ गई, सप्लाई दे दी उसने। ठीक है, मूवमेंट दे दी। अब ये 2-3 दफा टच हो गया था, तो ये अब सप्लाई लाइन, अपना सप्लाई जोन था वो वीक हो गया। ठीक है, 2-3 दफा के टच में, तो अब आप इसको रिलायबल नहीं समझेंगे। अब मार्केट मूव करेगी तो अपने ऊपर वाले सप्लाई जोन की तरफ, मार्केट अगर अपवर्ड पोजीशन में, इसी तरह वो डाउनवर्ड है तो पहले उसने अगर यहाँ से डिमांड ली थी, तो अब उसने अपनी डिमांड ली है यहाँ से। अब यहाँ से लिया, दोबारा उसने यहाँ पे आएगी, यहाँ से आप अपने ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये बन रहा है इसका, ठीक है, डिमांड जोन। तो ये यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते थे, और यहाँ से भी जब ये मार्केट वापस आई थी तो ये 1770 से भी ट्रेड बनती थी। ठीक है, यहाँ से भी ये डिमांड जोन बन रहा था, मजीद इसके अंदर बुलिश इनगल्फिंग भी शामिल थी H4 की कैंडल में, तो वो सारी चीजें भी इन्वॉल्व हैं। तो ये देख रहे हैं, उसके बाद आपकी मार्केट ऊपर की तरफ है, लेकिन अब ऊपर की तरफ गई है तो अब नीचे वाला लेवल जब टच करेगी तब इसने नीचे यहाँ पे अपना एक और डिमांड लेवल बनाया, छोटा डिमांड लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे टच किया मार्केट ने, फिर ऊपर की तरफ गई, तो यहाँ से हमें अंदाजा था। लेकिन अब पहले जितनी मूव हुई, यहाँ से जब मूव हुई तो ये कहाँ तक गई, 1790 तक। फिर जब दोबारा इसने डिमांड ली, फिर मूव कहाँ हुई, कहाँ तक हुई, 1786 तक, फिर नीचे आ गए, मतलब वीक हो गए। दोबारा फिर इसने यहाँ से डिमांड ली तो फिर और नीचे 1784 पे रुक गई। समझ रहे हैं कि जब एक दफा डिमांड लेवल टच हो गया तो वो उसके बाद थोड़ा सा वीक, दूसरी दफा डिमांड लेवल टच हुआ तो और निस्बतन वीक हो जाएगा वो। पिप्स मींस $1, 1720, 1762, 1790, ये सब क्या है? अच्छा, ये पिप्स और डॉलर्स के रेट चलें। अच्छा, ये मार्केट रेट है इस वक्त आलमी मंडी के अंदर गोल्ड का। जो गोल्ड की पर आउंस की रेट है डॉलर में, वो 1790-81 डॉलर चल रहा है इस वक्त। तो ये गोल्ड और डॉलर का पेयर है, ये इसकी प्राइस है गोल्ड की इस वक्त आलमी मंडी के अंदर, गोल्ड की प्राइसेस हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये पिप्स क्या है? पिप्स पिप्स मेरा ख्याल है, चलें अभी तक डिस्कस नहीं हुआ तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, गोल्ड के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। पिप्स असल में होता है कि जहाँ पे हमारी 0.1 सेंट के, ये आप लोग थोड़ा सा इसको इग्नोर कर दें बेशक, ये पिप्स वाली चीज़ को, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ज़्यादा है पिप्स में, तो ये इंशाल्लाह आप एडवांस लेवल की क्लास पढ़ेंगे तो होपफुली उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। तो पिप्स वाली बात, ये असल में यूँ समझें कि डॉलर इतना ज़्यादा मूव हुआ बस प्राइसेस के ऊपर, प्राइसेस वाला जो कंसेप्ट समझा दिया है कि 1767 से प्राइस मूव हुई और वो 1787 पे। ठीक है, तो $20 पर आउंस जो है उसके रेट बढ़ गए, और ये खासा ज़्यादा होता है मार्केट के अंदर।
तो ये इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग तो अभी शुरू नहीं कराएंगे, डेमो पे ट्रेडिंग अभी शुरू कराएंगे, तो उसके लिए अकाउंट्स वगैरह बनवाने का भी इंशाल्लाह आपके ग्रुप्स में भी डेमो डाल दिया जाएगा। तो आप अंदाजा लगाना शुरू हो जाएंगे, समझना शुरू हो जाएंगे कि पिप्स क्या है और मार्केट की मूवमेंट क्या है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अपनी 1-2 क्लासेस के अंदर आप इन सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। तो सप्लाई एंड डिमांड से कंसीडरिंग अगर कोई चीज़ है तो वो मज़ीद पूछें। या क्लियर हो गया सब? पीछे से कोई हम अननोन लेवल देखते हैं कि हमारे पास अननोन लेवल क्या थे। तो हमारे पास ये देखें जी, ये हमें कुछ मिला है। यहाँ पे ये एक जो है थोड़ा सा इसको बढ़ा, ये हमारे पास एक डिमांड लोन क्रिएट हुआ, यहाँ से गया, उसने रिटेस्ट भी किया, फिर वापस आया, तो हम इसके ऊपर वाली इस जगह से हम इसको बाय करेंगे और फिर ये यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ तक हम टीपी रख लें या यहाँ तक हम टीपी इसकी कैंडल तक रख लें, तो ये आसानी से हमारा 1-2 आधे घंटे में ये वाला टीपी हिट हो जाएगा या 1 घंटे में ये वाला टीपी हिट हो जाएगा और हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसने ये आप देख रहे हैं इस जगह पे ये जगह पे इसने अपना जो है वो डिमांड जो है वो क्रिएट किया। ठीक है, अब ये टच करके आइए। ठीक है, और इसी के पास से आगे से भी मूव हुई है। ठीक है, उसके पास से तकरीबन, तो अगर ये इसको हम अपना डिमांड जोन कंसीडर करेंगे, यहाँ से ये देखें, ये देख रहे हैं पीछे की तरफ, यहाँ इसने थोड़ी शक्ल बनाई, जब यहाँ से आई तो यहाँ से इसने अपना प्रॉपर डिमांड जोन क्रिएट किया, बहुत बड़ा। ठीक है, वो छोटे लेवल पे था तो ये बड़ा डिमांड जोन था। ठीक है, तेजी से विक बना के मूव हुई है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो यहाँ पे आई तो फिर ये हमारी यहाँ से ये बाय की ट्रेड बन रही थी पिछले डिमांड जोन की बेस पे। और सर्च करें, इसको थोड़ा सा देख लें, यहाँ से ये डिमांड जोन बना, ये इतना नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल मूव थी। इंस्टीट्यूशनल मूव मतलब कहते हैं कि ये नहीं बिक रहे हैं, तजुर्बे करना किया करें। इंस्टीट्यूशनल मूव कहते हैं कि न्यूज़ की वजह से कोई मूव, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर न्यूज़ की वजह से कोई मूव हुई है, और इसकी क्लास इंशाल्लाह आगे होगी। ठीक है, तो ये एक आपके एक और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ये हमारे पास डिमांड का जोन क्रिएट हुआ। इसको थोड़ा सा नीचे करना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से हमने ट्रेड भी हमने इसी जगह से लेनी है, मार्केट थोड़ा सा नीचे मूव भी हुई है तो हमें नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस इस जगह पे होगा, इस जगह पे, और यहाँ से हम यहाँ तक अपना टीपी रखेंगे। समझ रहे, ये एक डिमांड जोन, और उसके बाद ट्रेड कहाँ से लेनी है उसकी एक और एग्जांपल हो गई। मजीद ये और भी दरमियान में काफ़ी सारे, अच्छा सप्लाई जोन की भी कुछ एग्जांपल ले लें। तो ये ऊपर आप देख रहे हैं कि ये सप्लाई जोन जो है वो क्रिएट हुआ है, मार्केट आई है, उसने रिटेस्ट किया और नीचे की तरफ आई है। तो ये जब दोबारा इस पॉइंट पे आई है, ठीक है, थोड़ा सा ये कर लें, तो यहाँ से हमने स्ट्रेट पे एंटर हुए और ये यहाँ नीचे तक आई है, तो इसका टीपी आप यहाँ भी रख सकते थे और नीचे भी रख सकते थे, लेकिन आप उसके ऊपर मजीद फिर ये यहाँ पे आपने देखा था कि हमारा अगला डिमांड का लेवल बन रहा है। तो इस तरह सप्लाई और डिमांड के हम जोन्स को ढूंढेंगे और उसके मुताबिक अपनी ट्रेड्स तलाश करेंगे। ठीक है, ये भी बड़ा वाला सप्लाई और डिमांड का। अच्छा, यहाँ पे देखें छोटे टाइम फ्रेम में अगेन इसने यहाँ से नीचे आई और अगेन मार्केट जो है वो डिमांड क्रिएट किया। ठीक है, तो ये एक और लेवल बन रहा है 1740 के ऊपर, और अगर हम आगे जाएं तो शायद यहाँ से ये दोबारा अगर 1740 तक नीचे आए मार्केट, उसके बाद ऊपर ही गई है, ये डिमांड लेवल इतना स्ट्रॉन्ग था, तो नीचे आएगी तो ये भी कोई आपको यकीनन यहाँ 1740 से रिजेक्ट होगी मार्केट। तो हमने चार्ट को भी देख लिया और इसकी बेसिक्स के हवाले से मेरा ख्याल है सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसएल एंड टीपी, ये मजीद मेरा ख्याल है आप लोगों को कंफर्म होगा एडवांस की क्लास के बाद। सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर एक और क्लास भी है क्लियर इसके बाद में, तो मजीद उसके ऊपर मैं खैर एक दफ़ा रिपीट मजीद कर देता हूँ। तो मैंने आप लोगों ने सर्च किया था कि स्ट्रॉन्ग होने की 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो है कि आपका टाइम फ्रेम कितना बड़ा है, अगर बड़े टाइम फ्रेम की जो सप्लाई और डिमांड बन रही होगी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरा, मार्केट उस जगह से मूव कितनी तेज़ी से हुई है, ठीक है, जिस तरह ये अचानक से मूव हुई है, फिर ये निस्बतन यहाँ से कम मूव हुई है, ये भी अब ये एक जो है वो डिमांड लेवल बन रहा है। ठीक है, तो ये लेकिन ये निस्बतन
छोटा है, उतनी तेजी से मूव नहीं, तो उतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं होगा, ये हाफ से जाके दोबारा वापस आती मार्केट। ठीक है, गई है ऊपर उसके बाद भी, लेकिन ये उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा, उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं कहेंगे आप इसको। तो यहाँ से बहुत तेजी से मूव हुई है, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्ट्रांग जो है वो डिमांड लेवल है। ठीक है, ये चीज है स्ट्रांग और डिमांड में, वीक में। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम, अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो इसकी ये जो भी स्ट्रांग डिमांड लेवल है, ये स्ट्रांग डिमांड लेवल है। सही। आपका नेट काम नहीं कर रहा होगा, कुछ सुन नहीं पा रहे मुझे। सर मेरा भी एक क्वेश्चन। जी करिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मेजर सप्लाई एंड डिमांड जोन जो है वो जनरली कब बनते हैं, जब मेजर मार्केट्स खुलती हैं लाइक यूएसए और लंदन? सप्लाई एंड डिमांड जोन मैंने आपको बताया, ये बैंक्स और कारपोरेशन बनाते हैं। उन्होंने किस जगह को बनाना है सप्लाई और डिमांड लेवल, ये मैं और आप नहीं जज कर सकते। हाँ, जब वो एक जगह को सप्लाई या डिमांड का लेवल बना देंगे, तो फिर हम उसके बाद उस लेवल को फॉलो करेंगे। लेकिन पहले से हम मतलब जज कर सकते हैं कि उन्होंने कौन सा लेवल है या उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये अरबों की ट्रेड्स लगी होती हैं, अरबों की। ठीक है, तो उसमें हमारे 100, 200, $1000, $10,000 के अकाउंट्स कोई हैसियत रखते ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये जो कॉर्पोरेशंस और बैंक्स सर मैं जी सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जनरली ये पूछना चाह रहा था कि जब मार्केट्स ओपन होती हैं, जैसे हमें सर ने बताया था कि आप जो है लंदन सेशन में शुरू में ट्रेड करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई अच्छा जो है वो स्टॉप लॉस और टीपी हमें मिल जाया करेगा। अच्छा, तो पूछने का मकसद ये था। आप जो पूछ रहे हैं वो सप्लाई और डिमांड के लेवल से मुतल्लिक नहीं है, बल्कि वो है जी जी वोटेलिटी से मुतल्लिक, कि वॉल्यूम जी मार्केट जी के जी अंदर जी ज्यादा ट्रेडर्स जी जी कब जी आएंगे। एग्जैक्टली ठीक है, तो एग्जैक्टली, वो क्योंकि ट्रेड करने के वक्त जी यूएस सेशन में हम नॉर्मली इसकी ट्रेड करते हैं। यूएस सेशन में मार्केट ज्यादा वोलेटाइल होती है, मतलब उसके अंदर ज्यादा मूवमेंट होती है, अप एंड डाउन, जहां भी सप्लाई डिमांड लेवल जहां भी ओके वो यूएस सेशन में ज्यादा मूवमेंट होती है। उसके अलावा थोड़ा सा एशियन सेशन में, जो सुबह फजर के वक्त होता है, और यूएस सेशन होता है 5 से 8, 9 बजे तक। तो ये 2 सेशन होते हैं जिनमें ज्यादा होती है। यूके सेशन के अंदर डॉलर की मूवमेंट कम होती है, उनके अपने पेयर्स की मूवमेंट ज्यादा होगी, लेकिन